अब हमें स्टार्ट करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में न्यूटन बोलते हैं कि जब हम किसी फ्लो में, जब हमारे पास कोई फ्लो हो रहा है, जब हम किसी फ्लो में बाई डिस्टेंस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे पास फ्लो है, ये हमारे पास फ्लो इस तरह से हो रहा है, इस फ्लो में बाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, ये मेरे पास बाई डायरेक्शन हो गया। अगर एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैं कहां जा रहा हूं, बाई डायरेक्शन में। बाई डायरेक्शन में बाई डिस्टेंस ऊपर की तरफ गया और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई पॉइंट होगा जिस पर कोई ना कोई लेयर होगी, यस और नो। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो शेयर स्ट्रेस होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो शेयर स्ट्रेस होगा वो टाउ, वो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये किसने बोला है, न्यूटन ने। दिस एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। कोई ये नहीं पूछेगा कि सर ये कहां से आया, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट से निकाला है, इसका कोई प्रूवमेंट नहीं होता है, यस और नो। डायरेक्ट लिखते हैं दिस इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड दैट। अगर हम किसी फ्लो में बाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाते हैं या फिर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाते हैं, हमेशा बाई डायरेक्शन नहीं, ट्रांसवर्स, फ्लो के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाते हैं, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम बैठेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लगने वाले शेयर स्ट्रेस का वैल्यू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। लगने वाले शेयर स्ट्रेस का वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। पढ़ा था, बेसिक देखा था ना, छोटा छोटा सा। हमने कहा था लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको डिटेल में देखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन ये हुआ कि सर व्हाट इज द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन होता क्या है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन होता क्या है, इसको हम समझते हैं। ठीक है जी। अब हम शेयर स्ट्रेन अभी पढ़ेंगे, दिस इज द बेसिक फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में काम आने के लिए हम वो अभी समझेंगे। कोई प्रॉब्लम? तो हमारा अब टॉपिक क्या हो जाएगा, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। मतलब शेयर स्ट्रेन अगर मुझे मिल जाए तो मैं रेट तो ऑटोमेटिक निकाल लूंगा। रेट का मतलब डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। तो मेरा टॉपिक होगा शेयर स्ट्रेन। टॉपिक क्या है, शेयर स्ट्रेन। अब शेयर स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई फ्लो हो रहा है और कोई निश्चित दिशा में चल रहा है। ठीक है जी, ध्यान से समझते हुए चलना। ये मेरे पास यहां से हो रहा है फ्लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यह है फ्लो की डायरेक्शन। अब इसमें मेरे पास दो अलग अलग लेयर हैं। एक लेयर है ये जिसका वेलोसिटी है u प्लस डी यू, और एक लेयर है ये जिसका वेलोसिटी है u। इनमें मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं और इन मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी है, ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से बैठे हुए हैं। इन मॉलिक्यूल्स की जो बीच की दूरी है उसको मैंने क्या माना है, dy। बीच की दूरी कितनी है, dy। कोई प्रॉब्लम? ये दोनों आपस में चल रहे हैं। मैंने इसको उठाया फॉर द टाइम इंटरवल dt, फॉर टाइम इंटरवल, फॉर टाइम इंटरवल dt। टाइम इंटरवल dt का मतलब dt समय अंतराल के लिए, मतलब dt समय के लिए, dt समय के लिए। अगर मैंने किसी को निश्चित टाइम में उठा लिया, जो वेलोसिटी है, अगर निश्चित टाइम में उठाऊंगा तो दूरी बन जाएगा, यस और नो। हमने कहा कि ये भाई जो टोपी वाले भैया हैं फिजिकली फिट लग रहे हैं, तेज तो दौड़ते होंगे, दौड़ दाड़ तो ठीक कर लेते हो, तो ये दौड़ रहे हैं, हमने कहा ये दौड़ रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर, फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर पर आवर दौड़ रहे हैं। मैंने इनको 1 घंटे में उठा लिया, मतलब टाइम इंटरवल 1 आवर में उठा लिया, तो इसने कितनी दूरी तय कर ली, 5 किलोमीटर, यस और नो। मतलब अगर किसी वेलोसिटी को, पर्टिकुलर वेलोसिटी को टाइम इंटरवल के लिए उठा लेंगे तो वो क्या बन जाएगा,
डिस्टेंस, चाल इंटू समय बराबर दूरी होता है ना, पढ़ा होगा। तो टाइम इंटरवल dt के लिए उठा लिया तो वो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस का कैसे होगा वो वाला समझे आप। देखो टाइम इंटरवल dt के लिए उठाया तो ये वेलोसिटी कितनी है, u प्लस डी यू वेलोसिटी, यस और नो। और ये वेलोसिटी कितनी है, u वेलोसिटी। इसको समझने से पहले मैं आपको शेयर स्ट्रेन बताता हूं, बेसिक शेयर स्ट्रेन। ऐसा लोड नहीं लेना, मुंह बिगाड़ लेते हैं। थोड़ा ऐसे बैठा करो खुशी खुशी, बिल्कुल ऐसे मुंह लटका के बैठे रहते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कोई अत्याचार हो रहा है तुम्हारे ऊपर। देखो हमने कहा ये कोई मेरे पास बॉडी है, ये हमारे पास कोई बॉडी है, इसके ऊपर मैंने कोई फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने के बाद इसमें डिफॉर्मेशन होगा। अब ये डिफॉर्मेशन होकर इतने एंगल पर जाकर मुड़ गया, ठीक है जी, ये हो गया थीटा। जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो है डेल, ठीक है जी। और जिस लेंथ पर ये लगा हुआ है क्या, फोर्स, इसके नीचे से जो लेंथ है वो क्या है, एल। मैं यहां से निकाल रहा हूं टेन थीटा, टेन थीटा तो निकाल सकते हैं ना। टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे मतलब डेल अपॉन, ये हुआ ना। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ध्यान से समझो, देन टेन थीटा इज कन्वर्ट टू थीटा। अब क्या होता है सर, हमने कहा कि कभी कभी तो आप लिखते हो कि थीटा इज कन्वर्ट टू 1 और कभी लिखते हो कि थीटा इज कन्वर्ट टू थीटा। क्या मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या कंसेप्ट है, अगर ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स में थीटा इक्वल टू 0 पुट करने पर 0 आ रहा है, थीटा इक्वल टू, थीटा इज वेरी स्मॉल मतलब नियरली इक्वल टू 0। इफ थीटा 0 बराबर 0 पुट करने पर 0 वैल्यू आ रही है तो हम उसको करते हैं थीटा में कन्वर्ट, ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू 0 पुट करने पर 1 आ रहा है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1 में। हमने कहा थीटा इक्वल टू 0 पुट करने पर 0 में 0 आ रहा है तो 0 में कन्वर्ट कर लो, 0 में कन्वर्ट करके तो गड़बड़ी हो जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ भी। तो हम कहते हैं कि प्रभु हमारा जो छोटा मोटा माल है वो वापस दे दो, हम उसी से काम चला लेंगे। लेकिन अगर थीटा ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स में थीटा इक्वल टू 0 पुट करने पर 1 आ रहा है, जैसे cos थीटा, इफ cos थीटा में आप बोलोगे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन cos थीटा इज कन्वर्ट टू 1, ठीक है जी। यहां पर थीटा 0 पुट करने पर 0 आ रहा था, हमने कहा हम तो थीटा से काम चला लेंगे जो है उससे। हमने कहा थीटा इज इक्वल टू डेल अपॉन एल। कोई प्रॉब्लम, कक्षा 10 से निकाल रहे हो टेन थीटा स्लोप, यही है इंजीनियरिंग स्ट्रेन। इसी को पढ़ा है आपने कॉलेज में, डिफ्लेक्शन पर यूनिट लेंथ, यस और नो, डिफ्लेक्शन पर यूनिट लेंथ, यही तो होता है, कोई नई बात तो है नहीं। अब हमने इसको थीटा को ऐसे साई लिख दे, गामा लिख दे, जो उसकी इच्छा वो लिख दे, जिस सिंबल से डिनोट करना है। तो कुल मिला के बात यह है कि मुझे ये वाला एंगल निकालना है, दिस द शेयर स्ट्रेन, यही होता है ना शेयर स्ट्रेन, इसको हमें निकालना है। कोई समस्या? तो अब इसको मैं समझना स्टार्ट करता हूं हमारे कंडीशन में लाने की। हमारा कंडीशन क्या है कि एक लेयर है वो u प्लस डी यू वेलोसिटी से बह रही है और दूसरी लेयर u वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रही है। मैंने उसको टाइम इंटरवल dt के लिए उठा लिया और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो है dy। कितनी है? dy। इसको टाइम इंटरवल में dt के लिए यदि उठाऊंगा तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो हो जाएगी u इंटू dt। किसी को कोई समस्या? भाई u वेलोसिटी से चल रहा है, उसको मैंने समय से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा उसके डिस्टेंस, तो ये हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ गई। ओके, वेलोसिटी तो ऊपर बैठा है। अब ऊपर वाली लेयर के साथ क्या हो रहा होगा, ऊपर वाली लेयर है u प्लस डी यू और किससे मल्टीप्लाई कर दिया सर? dt से, तो क्या हो गया u dt प्लस डी यू dt, ये हुआ ना u dt प्लस डी यू dt। तो u dt तो मेरे पास इतना हो गया, u dt तो ये हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा u dt और जो बचा है वो क्या हो जाएगा du
dt है कि नहीं? जो बचा है वो क्या हो जाएगा? du dt। यही हुआ ना? अब जो इसका ये वाला फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को मिला दूं तो यहां से कुछ एंगल बनेगा, दैट एंगल इज द थीटा, डी थीटा। कोई समस्या? मैंने क्या माना? डी थीटा। अब हमें क्या निकालना है? शेयर स्ट्रेन। क्या निकालना है? शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? शेयर स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? चलो इसको नीचे लिख देता हूं। शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन अगर मैं निकालूंगा मतलब क्या निकाल दूं? डी थीटा। डी थीटा का मतलब मैं निकाल दूं यहां से 10 डी थीटा इज इक्वल टू डी यू डी टी अपॉन डी वाई। इफ डी थीटा इज वेरी स्मॉल, डी थीटा इज very small, then tan d theta is convert to d theta। tan d theta किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? d theta में। तो d theta is equal to du dt upon dy। this is the shear strain। यही है ना शेयर स्ट्रेन? ये है शेयर स्ट्रेन और एंगुलर डिफॉर्मेशन। इसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन और एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है जी। हमें चाहिए क्या? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। हमें रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन चाहिए तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसके नीचे लिखोगे ना तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन क्या होगा। मैंने कहा डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है जी, मैंने डी टी से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी यू अपॉन डी वाई। यही हुआ। डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, ये वाला क्या हो जाएगा? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ठीक है जी, ये हो गया शेयर स्ट्रेन और ये क्या हो गया? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। किसी को कोई समस्या? ठीक है जी। अब ये तो हो गया हमारे पास रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मतलब ये क्या हो गया? वेलोसिटी ग्रेडियंट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। मतलब यहां पर क्या है? बाई डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ध्यान से समझ लेना, मीनिंग समझना है। एग्जामिनर अगर इस टॉपिक में घुसेगा और गड़बड़ी पैदा करेगा तो वो यहीं से कर सकता है बस, और तो सब बेसिक कंसेप्ट है। देखो, उन्होंने कहा है डी थीटा अपॉन डी टी, दिस इज द शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई मतलब ऊपर की तरफ जा रहा हूं तभी मिला है। ऊपर की तरफ जा रहा हूं मतलब मैं एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैं बाई डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो मतलब बाई डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में मैंने लिखा। अगर मैं केवल बाई डायरेक्शन में लिख देता तो केवल इसी फ्लो के लिए कंडीशन में वैलिड होता। अगर कोई फ्लो एक्स बाई डायरेक्शन में हो रहा है तो हमें ट्रांसवर्स क्या होगा उसका? एक्स डायरेक्शन। तो हमें लंबवत जाना है, ट्रांसवर्स जाना है। कोई समस्या? जो ये वाली कंडीशन होती है, ये वाला जो ये हमने पढ़ा है अभी, ये जो हमने अभी पढ़ा है, दिस इज द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यस और नो? ये क्या होगा? ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, लंबर डायरेक्शन में। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी?
ये हमें बताओ भैया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर एग्जामिनर पूछ ले तो गलती से कि शेयर स्ट्रेन और एंगुलर डिफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा फ्लो की डायरेक्शन में। ये फ्लो की डायरेक्शन में लग रहा था ना, और ये क्या लग रहा था? फ्लो की डायरेक्शन के ट्रांसवर्स। तो हमारे पास दो कंडीशन हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, और ये फ्लो की डायरेक्शन में। इसको मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यस और नो? इसको मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, और ये फ्लो की डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो कुछ ही चुनिंदे बच्चे हैं जिसको कर पाएंगे, यस और नो? डायरेक्शन से, क्योंकि डायरेक्शन में अगर उसने घुमाया तो डायरेक्शन में घूम ही जाता है आदमी। डायरेक्शन का सिंपल कंसेप्ट है, कोई नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूं तो फ्लो की डायरेक्शन में मुझे क्या मिलेगा? शेयर स्ट्रेन, यही मिलेगा। और फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मुझे क्या मिल रहा है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हमें यहां से कंडीशन क्या निकली जो हमें काम आएगी? दिस इज द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ये रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन में काम में लूंगा कहां पर? जब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम पढ़ेंगे, उसमें हमें एडिशनल क्या मिल गया? डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है जी, तो ये लिखें शेयर स्ट्रेन, लिखना स्टार्ट करें। ये हमारे पास हुआ रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ये क्या है? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। अब हमें देखना है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या देखना है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। The topic is न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में न्यूटन बोलते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनका एक्सपेरिमेंट बोलता है इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड दैट, यह प्रयोग से प्रमाणित है। हिंदी में जो पढ़ते हैं, यह एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है दैट द shear stress on the layer, the shear stress on the layer at a distance y, इसी को समझा था अभी थोड़ी देर पहले। The shear stress on the layer at a distance y is directly proportional to the rate of shear strain at particular layer at that particular layer. Yes or no? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन और एंगुलर डिफॉर्मेशन के। एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं, ये मेरे पास हो गया फिगर। मैं अगर बनाऊं इसका ग्राफ बनाऊं, फिगर बनाऊं, तो ये मेरे पास क्या होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये क्या हो जाएगी? डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो की डायरेक्शन। फ्लो की डायरेक्शन ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी? सॉरी, मैं यहां से गया कहां पर? बाई डायरेक्शन में, और ये डिस्टेंस मैंने मानी बाई, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है वो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। यही है ना? किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी। टाउ किसके प्रोपोर्शनल है? डी थीटा अपॉन डी टी के। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं डी थीटा अपॉन डी टी बराबर होता है डी यू अपॉन डी वाई के। डी थीटा अपॉन डी टी किसके बराबर है? डी यू अपॉन डी वाई के। तो मैं यहां पर क्या लिख दूं? मैं यहां पर लिख दूं टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई ऑल्सो। ठीक है, मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करूंगा, और यहां पर जो न्यूटन ने कांस्टेंट यूज किया है वो क्या है? म्यू। क्या यूज किया है? म्यू। अब हमने कहा कि ये म्यू क्या होता है? म्यू इज द कांस्टेंट, दिस इज द, भाई यहां पर यूज हुआ है तो कांस्टेंट ही होगा। ये कांस्टेंट तो है बट नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट तो है लेकिन
यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। हमने कहा कांस्टेंट और यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट का मतलब है कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी है कांस्टेंट, लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट वह कांस्टेंट होता है जो हर किसी के लिए कांस्टेंट हो। जैसे हम फ्लूइड की दुनिया की बात कर रहे हैं, फ्लूइड में अगर कोई चीज हमेशा कांस्टेंट होती है, प्रत्येक फ्लूइड में अगर कोई चीज प्रत्येक फ्लूइड में हमेशा कांस्टेंट है, तो वो उस फ्लूइड के लिए यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा। अगर कोई चीज ऐसी है जो एक फ्लूइड के लिए कांस्टेंट है, फिर दूसरे फ्लूइड के लिए कांस्टेंट है, फिर तीसरे फ्लूइड के लिए कांस्टेंट है, किसी फ्लूइड के लिए कांस्टेंट नहीं है, तो वो हो जाएगी कांस्टेंट बट नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट। जैसे जैसे हमने बात कही, आप लोग कपड़े पहनते हो, ठीक है जी, शर्ट पहना, शर्ट के नीचे बनियान पहनते हो, पहनते हैं ना, कपड़े तो पहनते हैं सारे लोग। अब सर्दी आए चाहे गर्मी, बनियान तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अगर सर्दी आई तो शर्ट उतार का हमने क्या बना पहन लिया, जैकेट, मतलब जैकेट पहन लिया। जैकेट क्या है, कांस्टेंट, लेकिन एक पर्टिकुलर सीजन के लिए। और बनियान है वो क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब लगातार चलता रहे। ऐसा नहीं है सर हमने तो बनियान उतार दिया, कैसे कांस्टेंट है। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ऐसे दिल पे मत ले लेना कोई। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट वे कांस्टेंट होते हैं जो हर किसी फ्लूइड के लिए कांस्टेंट हो, ठीक है जी। और कांस्टेंट का मतलब यह है, यहां पर कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मानेंगे उनके लिए विस्कोसिटी कांस्टेंट रहेगी। यस और नो। यहीं से दो टॉपिक निकल के आ गए। दो प्रकार के फ्लूइड हो गए, एक फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मानते हैं, कुछ ऐसे भी तो मक्कार होंगे जो नहीं मानेंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जो नहीं मानेंगे, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को नहीं मानते उन्हें हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मानते हैं उनको बोलते हैं हम न्यूटोनियन फ्लूइड। दो टॉपिक यहां से बन गए, ठीक है जी। तो नया टॉपिक क्या हो जाएगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब हम कैटेगराइज करेंगे न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को, ठीक है जी। न्यूटोनियन जो फ्लूइड होते हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मानते हैं, वो तीन प्रकार के फ्लूइड होते हैं, वाटर, एयर और ऑयल। क्या होते हैं, वाटर, एग्जाम्पल में वाटर, एयर एंड ऑयल्स। ये हमारे पास तीन प्रकार के फ्लूइड होते हैं। इनको अभी समझेंगे, पहले यहां पर लिख देता हूं इसको, और क्या क्या बोलते हैं, इसके नाम क्या क्या है। घर के नाम, बाहर के नाम, आजकल चलता है ना फैशन, बच्चों के नाम, घर का अलग, बाहर का अलग, स्कूल का अलग, दादी का अलग, दादा का अलग, टिंकू मिंकू चिंकू टिंकू, पता नहीं क्या क्या नाम रख दिए। अब ये साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बोलते हैं कि एक आदमी के नाम अगर एक से ज्यादा हैं, उसकी कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा डाउन रहता है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। होता होगा। अब तो एक के पांच पांच नाम है, एक आदमी के पांच पांच नाम है, घर पे टुन्नू मुन्नू पता नहीं क्या। इसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं जी, ये हमने नहीं कहा है, ये हम नहीं कह रहे, जमाना कहता है संजीव पासबुक नंबर 1 पढ़े हो, वही है। ऐसे न्यूटन ने कहा है कि ये कहानी होंगी, ऐसे ऐसे इनका नाम दिया जाएगा। कोई भी नाम मिले आपको विस्कोसिटी निकल, कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, इसलिए इसके मैं सारे नाम लिख रहा हूं। आपको डेटा दिया हुआ होगा और आपसे पूछेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमने कहा कि सर हमें तो किस क्लास में पढ़ा है नहीं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। यस और नो, मतलब निकालना क्या है, विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी भी विस्कोसिटी। यस और नो, और विस्कोसिटी। ये है हमारे पास इसके अनेकों नाम। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल वाटर, एयर एंड ऑयल्स।
ये होते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के एग्जांपल, जो न्यूटन की श्यानता नियम, न्यूटन के विस्कोसिटी के नियम, न्यूटन के लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मानते हैं। ठीक है जी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या करते हैं, मानते हैं। इसके अलावा कोई भी फ्लूइड है वो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को नहीं मानता, और जो फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में उन्हीं फ्लूइड की स्टडी की जाती है बस। और जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को नहीं मानते उनको हम साइंस की अलग ब्रांच में डील करते हैं, दैट इज द रियोलॉजी। यस और नो? रियोलॉजी की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, इट इज द अनदर ब्रांच ऑफ साइंस। यस और नो? वो फ्लूइड की ब्रांच नहीं है, वो साइंस की अलग ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हैं। आपको यही मिलेगा। आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे कॉलेज में, हम तो पढ़ते रहते हैं, कॉलेज में केवल पढ़ते हैं, समझते तो है नहीं। आपने कॉलेज में पाइप फ्लो पढ़ा होगा, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, किसी भी फ्लो में आपको न्यूमेरिकल मिला, क्वेश्चन मिला, तो यही मिला होगा किसी पाइप से फ्लो हो रहा है वाटर, एयर फ्लो हो रहा है, ऑयल फ्लो हो रहा है। कभी मिला कि किसी पाइप से खून फ्लो हो रहा है, शेयर स्ट्रेस निकालो? मिला कभी? किसी पाइप से दूध फ्लो हो रहा है, शेयर स्ट्रेस निकालो? ऐसा नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं। फ्लूइड तो है लेकिन न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं है। वो डिफॉर्मेशन के साथ अपनी विस्कोसिटी को चेंज करते हैं। अंतर क्या हुआ दोनों में, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन में? न्यूटोनियन फ्लूइड कौन है? जो जिनकी विस्कोसिटी कांस्टेंट है। किसके साथ कांस्टेंट है? टाउ और du अपॉन dy के। अब इसको समझते हैं, ये क्या है, ये कहानी क्या है? यस और नो? न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन की कहानी क्या है? तो मैंने कहा टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। ठीक है जी, टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। बेसिक कंसेप्ट यहां पे लिख रहा हूं, उसका देखो। टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। कोई समस्या? प्लस लगा दूं मैं जीरो, प्लस जीरो लगाने से किसी को कोई तकलीफ? इस इक्वेशन का कंपैरिजन किया मैंने y इक्वल टू mx प्लस सी से। c इज इक्वल टू जीरो, मतलब y इक्वल टू क्या हो गया? mx, मतलब c इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू mx। यस और नो? कोई समस्या किसी को? नहीं। तो देखो y इक्वल टू mx का मैं ग्राफ बनाऊं, हमें ग्राफ बनाना अल्टीमेटली टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy का। ग्राफ को ध्यान से समझ लें तो आसानी से बनेगा, कभी गलती नहीं होगी। तो ये हो गया मेरे पास क्या? y एक्सिस, और ये मेरे पास क्या हो गया? x एक्सिस। y इक्वल टू mx का ओरिजिन से स्टार्ट होगा ग्राफ, यहां से स्टार्ट हुआ, और ये ग्राफ चलेगा इस तरह से। जो इसका स्लोप होता है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट। तो यहां पर स्लोप क्या है? कांस्टेंट। और स्लोप ही क्या है? m। m क्या होता है? स्लोप, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। इस प्रकार के ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट रहता है या नहीं? रहेगा ना। स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप क्या है? m है। हमें ग्राफ बनाना है टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy का। तो मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो हमारे पास क्या बनेगा? ये एक्सिस में क्या हो गया? टाउ y वाला, और इस एक्सिस में क्या चला गया? du अपॉन dy, और डी थीटा अपॉन डी टी, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। और इसका जो ग्राफ बना है वो इस तरह का बना, यही बना। इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो क्या है? म्यू, कांस्टेंट। ठीक है जी, स्लोप क्या है? म्यू। मैंने यहां से कहा इस प्रकार के जो ग्राफ होते हैं, इस प्रकार के जो ग्राफ होते हैं, इनमें जो स्लोप है, स्लोप इज रिमेन कांस्टेंट। इस प्रकार के ग्राफ्स में स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट। स्लोप क्या रहता है? कांस्टेंट। ये रहा ना। और म्यू क्या हो गया यहां पर? स्लोप। म्यू क्या हो गया? स्लोप। मतलब म्यू इज रिमेन कांस्टेंट। म्यू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। कोई समस्या? म्यू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो ये कंडीशन है न्यूटोनियन फ्लूइड वाली। वे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मानते हैं, उनमें डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेन के साथ, यस और नो,
मतलब ये तो हो गया डिफॉर्मेशन, ये क्या हो गया शेयर स्ट्रेस। डिफॉर्मेशन और शेयर स्ट्रेस के साथ उनकी विस्कोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। व्हाट इज द डिफॉर्मेशन और शेयर स्ट्रेस, मतलब उसको हमने फ्लो करने के लिए अलाउ कर दिया। शेयर स्ट्रेस लगाएंगे और डिफॉर्मेशन होगा, शेयर स्ट्रेस लगाएंगे क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, तो वो बहना स्टार्ट हो जाएगा। बहना स्टार्ट हो जाएगा तो उनकी विस्कोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो तो होंगे न्यूटोनियन फ्लूइड, अदरवाइज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। कैसे हमें देखने को मिलेगा कि इनकी विस्कोसिटी पर इफेक्ट नहीं हुआ? हमने कहा यहां से पानी बहना स्टार्ट किया और हमने पानी को 20 किलोमीटर बाद देखा, क्या गाढ़ा या पतला हुआ क्या? अगर कोई फ्लूइड चलते चलते गाढ़ा हो जाता हो, अपने आप को थिक कर लेता हो, मतलब अपनी विस्कोसिटी को बढ़ा रहा है, और अपने आप को पतला कर लेता है तो अपनी विस्कोसिटी को घटा रहा है। अगर उनकी थिकनेस कांस्टेंट रहती है तो उनकी विस्कोसिटी कांस्टेंट है। कौन कौन से फ्लूइड है जिनकी थिकनेस कांस्टेंट रहेगी? वाटर, एयर और ऑयल। और सभी फ्लूइड अपनी विस्कोसिटी को या तो कम करेंगे या फिर ज्यादा करेंगे, या तो डिफॉर्मेशन के साथ या फिर टाइम के साथ। यस और नो? इसलिए मेरे पास यहां से 2 टॉपिक बने। कोई समस्या? नोट करें, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी।